गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज फिर मिल रहे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लिए। उस दिन रेट ऑफ रिएक्शन का चर्चा हुआ था। हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आज इंग्लिश मीडियम का दूसरा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। आज ऐसे 23 तारीख है, 23 सितंबर 2022। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम बताए थे कि दो प्रकार का है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा बताए थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताए थे। इसको आर एवरेज से और इसको आर इंस्टेंटेनियस से इंडिकेट करते हैं। यहाँ तक बता चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप देखिएगा। हाँ, यहाँ पे बताए थे कि भाई कुछ टर्म दिए थे कि रहने दीजिए, आप उस टर्म को आगे लाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन का दो टाइप्स है, ये बता चुके थे। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है दो चीज। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो डिपेंड है किस पर? तो दो बात है। ये डिपेंड है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन क्या दिए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन is defined as the change in concentration of reactant or product in per unit time। भाई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए कहानी बताए थे, याद होगा कि आटा को हम लोग मिला लेते हैं। मान लीजिए आटा को मिला लिए, 5 गुण लोइया बना लिया आटा का, ये हो गया रिएक्टेंट। और इसमें जब हम अभिक्रिया किए, घटना करवाए तो बना रोटी, रोटी हो गया चाय पत्ती, इसको कहते हैं वो प्रोडक्ट हो गया। भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये लोइया क्या होगा, घटते जाएगा, और रोटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो क्या चेंजिंग हो रहा है ना? पहले 4 लोइया था, कुछ टाइम के बाद आएंगे तो देखेंगे 3 लोइया हुआ, फिर 2, फिर 1, फिर लोइया खत्म। पहले रोटी 0 था, कुछ समय के बाद आएंगे तो 1 रोटी, फिर 2 रोटी, फिर 3 रोटी, फिर 4 रोटी। तो क्या देख रहे हैं यहाँ? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मात्रा बदल रहा है टाइम के साथ, अब प्रोडक्ट का भी मात्रा बदल रहा है टाइम के साथ। लेकिन कैसा बदल रहा है? रिएक्टेंट का मात्रा घट रहा है, अब प्रोडक्ट का मात्रा बढ़ रहा है। भाई यही बात है यहाँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स है, डिपेंड्स अपॉन तो किस पर डिपेंड्स है? पहला द चेंज, सबसे पहला है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज इन पर यूनिट टाइम। मैंने बोले थे आटा को लोइया घट रहा है, तो इकाई समय में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होता है वो घटता है, परिवर्तन घट रहा है। और यहां क्या होगा? दूसरा किस पर डिपेंड है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज इन पर यूनिट टाइम। प्रति इकाई समय में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन है उसमें कमी होता है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। या दूसरा कह सकते हैं कि इकाई समय में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, मात्रा में
जो परिवर्तन होता है उसमें इंक्रीजिंग होता है, वृद्धि होता है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दो बात क्लियर हो गया। हम इससे पहले वीडियो में क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम में जो चेंजिंग होता है उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब मन में सवाल उठता है कैसा चेंजिंग, तो चेंजिंग कैसा होता बता रहे हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होता है ना वो डिक्रीज होता है, घटता पर यूनिट टाइम। अब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होता है ना वो इंक्रीज होता है पर यूनिट टाइम। ये देखना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग है कैसा होता है, डिक्रीज होता है पर यूनिट टाइम। और भाई प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होता है ना वो इंक्रीज होता है पर यूनिट टाइम। बस ये ध्यान देना। अब देखना है इसमें कुछ बात, क्या देखना है कि भैया चेंज को किसमें इंडिकेट करेंगे, तो चेंज इंडिकेट्स दो शब्द से, एक डेल्टा से एक डी से। डेल्टा कब लेंगे, जब आर एवरेज बताया जाएगा, और डी कब लेंगे, जब आर इंस्टेंटेनियस बताया जाएगा। जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का यूज किया जाएगा तो हम लोग डेल्टा का यूज करेंगे, इसका नाम है डेल्टा। डेल्टा मतलब भी परिवर्तन होता है बेटा। और जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग डी का यूज करेंगे चेंज के लिए। किसके लिए, चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए। भैया कंसंट्रेशन को कैसे इंडिकेट करते हैं, कंसंट्रेशन को हम कह सकते हैं, दूसरा नाम है मोलर कंसंट्रेशन। जान लीजिए, इंडिकेट्स बाय स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट समझ रहे ना, बड़ी ब्रैकेट। किसी का कंसंट्रेशन बताना है उसको बड़ी ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं बेटा। जैसे कह दे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका मतलब ऐसे लिखना होगा, ऐसे। कोई कह दे कॉन्क मैंने कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन का शॉर्टकट फॉर्म है कॉन्क ऑफ बी हो गया, बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, क्लियर हो जाए। चेंजिंग में देखिएगा, चेंजिंग में क्या हुआ, एवरेज के लिए डेल्टा और इंस्टेंटेनियस के लिए डी का यूज करते हैं। बहुत अच्छा बात है, देखा जाए तो चेंज के लिए हम लोग क्या है, डेल्टा का यूज करेंगे या डी का। एवरेज में डेल्टा, इंस्टेंटेनियस में डी, और कंसंट्रेशन के लिए बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे, जैसे इंडिकेट करके हम एग्जांपल देके दिखा दिए। हाँ, ये एवरेज में भी यही होगा और इंस्टेंटेनियस में भी यही होगा। हाँ, एक बात और, जहाँ इंक्रीज का बात है, जहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग के लिए इंडिकेट करेंगे, इंक्रीजिंग इंडिकेट, जहाँ इंक्रीज लिख रहे हैं, इंक्रीजेज, तो इंक्रीजेज के लिए जो है बेटा इंडिकेट करेंगे, क्या इंडिकेट करेंगे कि पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव प्लस सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल का इंडिकेट करेंगे। और डिक्रीजिंग के लिए, जहाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज लिख रहा है ना, उसके लिए क्या इंडिकेट करेंगे, नेगेटिव, घट रहा है, नेगेटिव सिग्नल का यूज करेंगे। इतना आ गया। अब हमको लिखना है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लिखे हैं, अब उसके लिए हम लोग चलेंगे आगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या लिखना बेटा, तो लिखना है सर चेंज इन कंसंट्रेशन कॉन्क ऑफ रिएक्टेंट, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट टाइम का मतलब हुआ टाइम डिफरेंस, टाइम टेकन या टाइम डिफरेंस। और यहाँ क्या हुआ बेटा, चेंज इन कॉन्क ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय टाइम टेकन। यानी इसको मैथमेटिकल रूप में लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे, तो भैया रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन वो घटता है और टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम को बाय कर दिए, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय टाइम टेकन। देखिए बच्चों, अगर आप जेईई या नीट का तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड का, आप समझिएगा, कहानी समझिएगा। हम अपना कहानी बता रहे हैं। सुबह
मॉर्निंग वॉक के लिए हम निकले और मन में सोच लिए कि आज हमको 8 किलोमीटर चलना है, दौड़ना, या 10 किलोमीटर आज हमको दौड़ना है, मॉर्निंग वॉक करना है। हम दौड़ना शुरू कर दिए। जैसे ही 5 किलोमीटर गए, मन छोटा होने लगा, शरीर काम करना बंद करने लगा, ब्रेन चंचल है, वो कहने लगा अरे बहुत दौड़ लिया यार, इतना पसीना पसीना हो गया, अब तो तुम्हारा चर्बी जो है ना ये घट जाएगा। लेकिन मन में तो सोचे थे 10 किलोमीटर, लेकिन दिमाग कह रहा है बहुत दौड़ लिया यार, तुम्हारा पसीना पसीना हो रहा है, अब छोड़ो ना, अब कल करना, कल पर चलो ना, अरे कल करना यार। और जब ऐसा विचार आएगा 6 से 7 किलोमीटर जाते जाते हम छोड़ देंगे, क्योंकि लक्ष्य है 10 किलोमीटर का, तो हम 7 किलोमीटर में छोड़ दिए। अगर आपका लक्ष्य है कि जेई करेंगे, नीट करेंगे, मान लो तुम्हारा लक्ष्य नीट करेंगे, नीट का फुल मार्क कितना है 720 बेटा, अब तुम पढ़ रहे हो 720 के लिए, तुम समझ रहे हो कि 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का है, मात्र 90 बनाना है, यानी 10 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा है। तुम सोच रहे हो कि फिजिक्स 50 क्वेश्चन देता है, मात्र 45 बनाना है। तुम सोच रहे हो केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन देता है, 45 बनाना है। तो ये तुम्हारा सोच गलत है। तुमको ये सोच बनाना होगा कि हम 100 नंबर के लिए नहीं पढ़ेंगे, 100% के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम 150 नंबर के लिए पढ़ेंगे, 150% के लिए पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो पहले से हमारे पास कंप्लीट होगा। बोर्ड में तुम पढ़ रहे हो तो बोर्ड में भी यही बात सोचना होगा कि हम 100% के लिए नहीं, 150% के लिए पढ़ेंगे। तो ये होगा कैसे, हमारा 150% पूरेगा कैसे? तो देखो, जिस चैप्टर को आप पढ़ते हैं पहले उसको 10 से 15 बार 20 बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर हाइलाइटर रखिए, लाल, हरा, पीला, जो आपको समझ में एकदम इजीली आ रहा है उसमें हरा मार दीजिए। जिसमें आपको डाउट लग रहा है कि 1-2 बार हमको प्रैक्टिस करना होगा उसमें पीला मारिए। जो लगता है एकदम डाउटफुल है, नहीं हो रहा है, उसमें रेड मारिए। दोबारा रिवीजन में किसको देखना है, पीला को, लाल को। एक समय ऐसा होगा कि पीला वाला हरा हो जाएगा और लाल वाला पीला, और फिर धीरे धीरे पीला वाला भी हरा हो जाएगा। और जिस दिन पूरा किताब का वो चैप्टर हरा हो गया, वो चैप्टर कमांड। और हम तो सलाह देंगे बेटा, चाहे जेई और नीट का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, एनसीईआरटी को बेस बनाओ। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। एनसीईआरटी इतना खूबसूरत बुक है कि उसके लाइन बाय लाइन का अगर स्टडी कर लिया जाए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बना लिया जाए, तो बच्चा नीट कर सकता है, इजीली कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, हम जो पढ़ा रहे हैं बोर्ड के लिए केवल नहीं है, हम थोरो पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बेस पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ताकि आप नीट में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे, नीट जेई के लिए आप तैयार हो सके और बोर्ड के लिए भी। तो खैर समझ गए। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को जो लैंग्वेज लिखे हैं इसको हम तरीका से मैथमेटिकल ट्रिक में ला रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, होने जा रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसका इंडिकेट क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को आर से, आर। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो दो प्रकार का कैसा है, एक एवरेज है और एक इंस्टेंटेनियस है। एवरेज में क्या होता है, डेल्टा, ध्यान देना। तो आर एवरेज ले लेंगे और एक आर इंस्टेंटेनियस ले लेंगे, दोनों लेके देख रहे हैं, ध्यान देना। तो क्या कहता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहले रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कैसे लिखेंगे, तो बेटा रिएक्टेंट लिख देंगे, और कंसंट्रेशन जब भी लिखना है तो बड़ी ब्रैकेट में, जैसे ए का कंसंट्रेशन क्या किए, ए को लिख के बड़ी ब्रैकेट में दे दिए। उसी तरह रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये क्या करेंगे, रिएक्टेंट लिख के बड़ी ब्रैकेट में दे देंगे। अब क्या है, चेंज होना है तो एवरेज में चेंज क्या होगा, डेल्टा। अगर यही बात इंस्टेंटेनियस में लिखते बेटा होगा तो यहाँ क्या लिखते, डी। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, घट रहा है, यानी माइनस, टाइम टेकन इन डेल्टा टी। यहां क्या होता, यहां भी डिक्रीज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस में माइनस, डिक्रीज को माइनस, अब बाय टाइम टेकन डी टी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में तो डिफरेंस को डी से इंडिकेट किया।
प्रोडक्ट के लिए क्या देख लीजिए, तो क्या कहता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखिए, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और ये क्या, चेंजिंग। अब वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज, तो इंक्रीज के लिए क्या होता है, प्लस दिया हुआ, इंक्रीज के लिए प्लस लगाना है, डिक्रीज के लिए माइनस लगाना है, कंसंट्रेशन के लिए बड़ी ब्रैकेट लेना है, चेंज के लिए एवरेज में डेल्टा और इंस्टेंटेनियस में डी लेना है, बस यही तो देखना है बेटा। और यहाँ हो गया dt, यहाँ क्या हो गया, प्लस डी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय dt। और हम आराम से आर इंस्टेंटेनियस भी लिख लिए और आर एवरेज भी लिख लिए। जैसे कुछ इक्वेशन देखें, यानी हम देख रहे हैं ना, आर से बना पी, हमको आर एवरेज लिखना है बेटा, तो क्या लिखे, हम लिख दिए माइनस डेल्टा आर का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। आर इंस्टेंटेनियस अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सब कुछ में माइनस डी आर का कंसंट्रेशन बाय डी टी, अब प्लस डी पी का कंसंट्रेशन बाय डी टी। इसी को हम मैथमेटिकल रूप में बदलते जाना है, ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, चेंजिंग में, एवरेज में चेंज को डेल्टा से और इंस्टेंटेनियस में डी से। दूसरा क्या ध्यान देना है, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से, इंक्रीज को पॉजिटिव से प्लस से और डिक्रीज को माइनस सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, ये ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन ऐसा दे दे बेटा कि आर से बना पी और यहाँ कोफिशिएंट है एक्स और यहाँ कोफिशिएंट है वाई, ये कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए 1 2 3 लिखते हैं, वही वाला है। अगर यहाँ आर एवरेज लिखना है बेटा तो क्या करना होगा, आर का कंसंट्रेशन डेल्टा माइनस डेल्टा टी, वही जो आप पढ़े, प्लस डेल्टा पी का कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। अब यहाँ जान लीजिए, यहाँ कोफिशिएंट एक्स है ना आर में, तो आर के कंसंट्रेशन में नीचे आ जाएगा ये, और यहाँ कोफिशिएंट वाई है ना, इसके नीचे ये वाई आ जाएगा। लेकिन अगर आर इंस्टेंटेनियस लिखना है बेटा तो सब कुछ वही, केवल डी होगा बाय डी टी, यही एक्स यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ प्लस डी पी बाय वाई इंटू डी टी हो जाएगा। जैसे अब एक इक्वेशन देते, ऐसा इक्वेशन रहे कि ए प्लस बी है और बनता है सी प्लस डी, ये बेटा एक्स है, ये वाई है, ये एम है, ये एन है, ए एक्स वाई, एक्स कोफिशिएंट ए का, वाई बी का, एम सी का और एन डी का। अगर हमको इसका आर एवरेज लिखना है ना तो क्या होता है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। बहुत सारे हमारे हिंदी मीडियम के भाइयों को लगता है कि हम मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है वही कर सकता है। ये गलतफहमी का शिकार है आप। इंग्लिश मीडियम को पढ़ना ही है, मेरा लैंग्वेज आसान होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ मीडियम कुछ नहीं करता है ना। आप ईमानदारी से पढ़ें, सीखते हुए पढ़ें। आप डिग्री के लिए ना पढ़ें, आप क्वालिटी के लिए पढ़ें, आप सीखने के लिए पढ़ें। दुनिया का कोई ताकत आपको बेरोजगार नहीं कर सकता। इस पर एक कहानी बता रहे बेटा कि एक आदमी था और जिसको एक इंटरव्यू में जाना था और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश इंटरव्यू में इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाता था, तो वो कुछ जानता नहीं था। एक टीचर के पास गया, कहा कि हमको इंटरव्यू में जाना है, वहाँ इंग्लिश में पूछता है, तो सर आप जितना पैसा लेते हैं ले लीजिए, एक दिन 1 घंटा, बस 1 घंटा में हमको इतना पढ़ा दीजिए। वो टीचर देखे कितना बेवकूफ आदमी है, 1 घंटा में इसको स्पोकन और सिखा देंगे, ऐसा होगा क्या। लेकिन वो लड़का जिद पर आ रहा था। टीचर बोले ठीक है हम तुमको पढ़ा देंगे। जब वो इंटरव्यू में जाओगे तो पहला सवाल वो पूछे तो तुम समझोगे नहीं, तुम केवल एक शब्द बोलना, यस सर, कॉन्फिडेंस से यस सर। दूसरा सवाल अगर पूछे तो कहना नो सर, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना नो सर। और तीसरा सवाल पूछे तो कहना थैंक यू सर। वो इंटरव्यू में गया इतना सीख कर, और संयोग से वहाँ उससे सवाल पूछा गया इंग्लिश में ही कि क्या जी तुम इस काम को ईमानदारी से करोगे। वो समझा तो नहीं, लेकिन बोला यस सर। तो पूछने वालों को लगा कि लगता है इंग्लिश जानता है, ये बढ़िया है इसका इंग्लिश, क्योंकि ये समझ रहा है। दूसरा बोला कि तुम ड्यूटी पर केयरलेस तो नहीं होगे, कहा नो सर, नो 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 सर। तो तीसरा बोला जाओ तो तुम ज्वाइन कर लो, कहा थैंक यू सर। नौकरी तो हो गया, गुरु जी को आके मिठाई खिलाया, कुछ दिन नौकरी किया, लेकिन फिर भी नौकरी के बाद भी सीखा नहीं।
एक दिन उसके ऑफिस में चोरी हो गया, सभी स्टाफ को खड़ा किया गया, सबसे फिर इंग्लिश में पूछा गया, इससे भी पूछा गया, क्या जी तुम चोर को जानते हो? बोला यस सर। वहां भी लागू किया, यस सर। तो बताओ, कहा नो सर। तब बोला भाई तुम नौकरी से निकल जाओ, तुम्हारा नौकरी डिसमिस हो गया। कहा थैंक यू सर। तो बेटा यही है, अगर क्वालिटी नहीं बनाओगे तो उसी स्टूडेंट के जैसा होगा। इसलिए पहले क्वालिटी बनाना है, सीखना है, ईमानदारी से पढ़ना है। तो देखिए जैसे ये सवाल है, हम ऐसा सवाल दें कि N2, देखो बेटा यहाँ वीडियो जा रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट को? N2H2 बनता है NH3। ओह सॉरी, पर R ये तो लिखे है ना, R इंस्टेंटेनियस लिखे, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर में बताएंगे। अरे ऊपर का मतलब भगवान के पास नहीं, बोर्ड के ऊपर बताएंगे। तो इसमें क्या बेटा, सब कुछ यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी, लेकिन डेल्टा की जगह पर क्या हो जाएगा? डी। बस बस केवल डी। हाँ, समझ रहे हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंट है, बताए थे। ये पूरे टाइम पीरियड में होता है, पूरे समयांतराल में होता है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम में, पार्शियल टाइम में, एक विशेष टाइम में जो होता है। समझिए, इतना ही समझिए ना कि सुबह से लेकर रात तक आप जितना काम किए, अगर वो पूछा जाए तो एवरेज होगा। और पूछा जाए कि 2 बजे दोपहर को आप क्या कर रहे थे जी, तो वो क्या हो गया बेटा? इंस्टेंटेनियस। नहीं, एक पार्टिकुलर टाइम में पूछा जाए क्या कर रहे थे, वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। अब पूरे दिन भर के काम को देखा जाए वो होगा एवरेज। जैसे बेटा रिएक्शन, जैसे हम एक रिएक्शन ऐसा भी दे रहे हैं, लिखने का तरीका बनाना है, आज ये बता रहे हैं। और अब हो सकता है रोज वीडियो आपका इंग्लिश मीडियम भी जाए और हिंदी मीडियम का भी रोज वीडियो जाएगा, दोनों मीडियम वाले के लिए एक ही चैप्टर भी चल रहा है। इसके बाद फिर सॉल्यूशन देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देंगे, सब सॉलिड स्टेट देंगे, फिर इनऑर्गेनिक आएगा, ऑर्गेनिक आएगा। जो आप सजेस्ट कीजिएगा कि पहले इनऑर्गेनिक चालू कीजिए सर या ऑर्गेनिक चालू कीजिए, आप लोग के सजेशन से ही हम काम करेंगे। जैसे रिएक्शन ऐसा दिया हुआ है N2 + H2 बनता है बेटा NH3। बैलेंस कीजिए, यहाँ 2 है तो 2 दे दीजिए, ये 6 हो गया तो 3 दे दीजिए। सब गैसियस फॉर्म में है, स्टेट में है। अब हमको लिखना है इसका R एवरेज। क्या लिखोगे बताओ? देखो ये रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। और बेटा NH3 क्या है? प्रोडक्ट। ध्यान देना है, N2 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, और NH3 का क्या 2 है। बहुत अच्छा, हमको लिखना R एवरेज। तो क्या लिखना होगा? N2 का कंसंट्रेशन बड़ी ब्रैकेट में, चेंजिंग परिवर्तन को डेल्टा से, अब परिवर्तन में कमी होता है तो माइनस से, बाय डेल्टा टी। एक का तो वैल्यू नहीं है, लिखे चाहे नहीं लिखे कोई बात नहीं। आ जाओ, यहाँ भी है H2 चेंजिंग माइनस डेल्टा टी, ये 3 है, 3 नीचे आएगा। अभी क्या बोले, एक का कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं समझना बेटा, नहीं तो पंडित जी को दक्षिणा जाके दो, पंडित जी दक्षिणा देंगे, लीजिए कितना 0 0 0 0 0 0, क्योंकि एक का तो वैल्यू नहीं है, सब बता रहे थे। ऐसा नहीं समझना, एक रहेगा उसके बाद 0 का वैल्यू होगा, तो एक तो कुछ हुआ नहीं। आ जाइए, तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ प्रोडक्ट है प्लस डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी, ये 2 है, आगे कुछ। अगर आप इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो क्या लिखेंगे? माइनस डी N2 बाय dt माइनस डी। जितना आप लोग का सहयोग मिलेगा, जितना आपको प्यार मिलेगा, और जितना अच्छा आप हमारा मदद करते हैं, उतना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और आपके लिए वीडियो बना के देते रहें। तो रिएक्शन आया और हम लिख लिए R एवरेज, R इंस्टेंटेनियस। इस तरह से बहुत सा रिएक्शन आ सकता है, बहुत सा एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, 5Br माइनस एक्वस है, कोई मतलब नहीं स्टेट से, एक्वस प्लस BrO3 माइनस एक्वस है, प्लस H प्लस है, एक्वस ही है, लेकिन ये एक्वस है कैसा? 6 में है। और बनता क्या बेटा? 3Br2 3H2O, 3Br2 वो भी एक्वस ही बन रहा है, और प्लस 3H2O लिक्विड, 3H2O बन रहा है, लिक्विड फॉर्म है। समझना है, इसको लिखना है R एवरेज में और R इंस्टेंटेनियस में। वीडियो देखिए 2 बार 4 बार 5 बार देखिए, नोट लिख लीजिए, उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, है ना। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है
और इस इक्वेशन का आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस लिखना है। तो बेटा यार रिएक्टेंट को उन्हें देख रहे हैं ना, पहचान रहे हैं ना, ये सब रिएक्टेंट है, रिएक्शन में भाग लेने वाला। बनने वाला क्या है? प्रोडक्ट। जैसे अभी आप रिएक्टेंट है, नीट का एग्जाम देने वाला है, इसी नीट का एग्जाम दीजिएगा, डॉक्टर बन जाइएगा, डॉक्टर प्रोडक्ट हो गया जी। तो आ जाइए, अभी आप रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट लिखा कीजिए, यहाँ लिखना आर एवरेज। क्या लिखोगे बाबू? होगा माइनस डेल्टा बी आर माइनस बाय, देखो बी आर माइनस है, पूरा दे देंगे माइनस बी अंदर में, बी आर माइनस। अरे माइनस या प्लस क्या होता है? चार्ज होता है, चार्ज समझ रहे हो ना? कभी कभी जाते होगे मम्मी के पास, मम्मी 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 क्या मम्मी मम्मी क्या बेटा? मोबाइल लेंगे, जाए पापा के पास, जाए पूछे। अरे बेटा मत जाओ, अभी गुस्सा में है, अभी चार्ज में है, अभी आवेशित है, बोलते हैं ना आवेशित है। तो आवेशित का मतलब क्या हो? चार्ज में, नॉर्मल स्टेट में नहीं है। क्या तो ज्यादा पैसा आ गया तब चार्ज में आ जाएंगे, या अगर पैसा ज्यादा खर्च हो गया, अंदाज से ज्यादा, अनुमान से ज्यादा, बैलेंस से ज्यादा, तब वो आवेश में आ जाएंगे। तो बेटा वही बात है, चार्ज है बी आर माइनस, यानी पापा चार्ज में है, तो पूरे पापा को लिखना होगा ना, खाली बी आर लिखेंगे पापा होगा नहीं, चार्ज वाले पापा बी आर माइनस बाय डेल्टा टी और 5 कोफिशिएंट इज इक्वल टू, यहाँ क्या है? यहाँ है बी आर ओ थ्री माइनस डेल्टा माइनस बाय डेल्टा टी। यहाँ तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं दिया हुआ, बी आर ओ थ्री माइनस में कोई कोफिशिएंट नहीं है, बहुत अच्छा बात है। यहाँ क्या बेटा? एच प्लस, तो एच प्लस का कंसंट्रेशन में परिवर्तन में कमी, क्योंकि रिएक्टेंट में कमी माइनस बाय डेल्टा टी, लेकिन ये कोफिशिएंट 6 है तो 6 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट बी आर टू, लिखना होगा बी आर टू का कंसंट्रेशन में परिवर्तन में वृद्धि, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होगा? वृद्धि, और प्लस यानी इंक्रीजिंग होगा, डेल्टा टी कोफिशिएंट 3 है, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया बेटा? H2O का कंसंट्रेशन में परिवर्तन जो है चेंजिंग, इंक्रीज हो रहा है बाय डेल्टा टी, यहाँ भी 3 है तो 3 आ गया। यही जस्ट आर इंस्टेंटेनियस लिखना होगा बेटा, तो आर इंस्टेंटेनियस में क्या लिखेंगे? जस्ट यही डी बी आर माइनस बाय 5 इंटू डी टी माइनस डी बी आर ओ थ्री माइनस बाय डी टी माइनस डी एच प्लस बाय 6 इंटू डी टी। केवल डेल्टा की जगह पर डी होगा और कुछ नहीं। हमको लगता है बच्चों को समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। देखो बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत को करना होगा, है ना? जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरन ढूंढन गया राह किनारे बैठ। अरे तुम पढ़ना शुरू किए हो, तुम ढूंढने के लिए गए हो क्वालिटी को, तो ढूंढो, मेहनत करो, एक ही चीज को 20 बार पढ़ो, अपने से बनाओ, बार बार लिखो, और जितना लिखोगे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे सफलता का चाबी है, मूल मंत्र है। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद, गुड नाइट।